हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल नाइस पाठशाला में। बेटा आज हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से हमें करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैथ्स का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जल्दी उसका कोर्स बनने वाला है, तो आप लोग वहां से जाकर उसको बाय भी कर सकते हैं मेरे कूपन कोड के साथ। जब वो बन जाएगा कोर्स, मैं आपको कूपन कोड बता दूंगा। साइंस का ऑलरेडी कोर्स अपलोड कर दिया गया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाकर वो बाय कर लें। आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना है ना। आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से और इसमें फिर सॉल्व करिए। इस तरह सॉल्व किया जाता है। बाद में भी ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, वहां से देख सकते हैं आप। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ाइए। चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, मेरे एक एक स्टेप को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, भले टाइम लगे लेकिन एक एक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। देखिए, मिक्स क्वेश्चन है, सभी चैप्टर से हैं, है ना। और कुछ असर्शन रीजन है, कुछ केस स्टडी हैं, तो वो भी हमें देखना है। पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। डायग्राम इसमें नहीं दिया गया, डायग्राम मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में मैं खुद से डायग्राम बना दूंगा। क्वेश्चन कह रहा, फेरीज व्हील इज अ रोटेटिंग अपराइट व्हील विद मल्टीपल पैसेंजर्स कैरी attached to the rim. The passengers cars are installed at equal distance from each other. Neeraj takes a picture of Ferris wheel. He then makes a drawing of the picture and labels some points to make some calculations as under. क्या कह रहा है कि एक फेरीज व्हील है। फेरीज व्हील मतलब आप लोग देखे होंगे, वो जॉइंट व्हील है ना, ऐसे वो झूला जिसमें घूमते रहते हैं, वो है। यहाँ डायग्राम नहीं दिया गया। डायग्राम कुछ इस तरह बना है, मैं बता दे रहा हूं कि टोटल कितने फेरीज हैं। टोटल 12 फेरीज है बेटा। कितने फेरीज हैं? 12 फेरीज हैं। तो यहां सेंटर को हम ओ मान लेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल 12 फेरीज है। इक्वल नहीं बना हुआ, लेकिन इक्वल होंगे। थोड़ा मैं बनाने में समझ रहे हैं दिक्कत हो रही है, तो सभी इक्वल सेक्टर होंगे। 12 फेरीज है टोटल, है ना। फेरीज मतलब ऐसे ही घूमता है, यहाँ झूले लगे होते हैं, यहाँ झूले लगे होते हैं ना बेटा, तो ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, चलिए वही यहाँ कह रहा है। ही देन मेक्स अ ड्राइंग ऑफ द पिक्चर। उस नीरज ने उसको ड्राइंग को बनाया है एक शीट पर और कुछ कैलकुलेशन किया। पॉइंट एक्स वाई शोज द पॉजिटिव ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पैसेंजर्स कार्स। पोजीशन है यहाँ, पॉजिटिव की जगह पोजीशन होगा, पोजीशन होगा ये, पोजीशन ऑफ 2 पैसेंजर कार। यहां उसने एक मार्क किया है एक्स, सेंटर को तो वो मान लिया, एक्स वाई मार्क कर दिया है बेटा। क्या मार्क कर दिया है? एक्स वाई। क्लियर है? हमको क्या मार्क करके दिया है? एक्स वाई पोजीशन। कॉन्जिक्यूटिव पैसेंजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार वाले। तो मान लीजिए एक मैंने यहां ले लिया एक्स, दूसरा वाई यहां ले लिया और बीच में ओ ये है, तो उसने ये मार्क कर दिया 2 पैसेंजर को। जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार बैठे हुए हैं कि यहाँ है, तो कोई भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हैं, तो ये एक्स वाई ऐसे मार्क कर दिया। चलिए फिर क्या करें, द रेडियस ऑफ व्हील इज 16 मीटर। रेडियस कितना है व्हील का? ये है 16 मीटर है बेटा, 16 मीटर है रेडियस। ठीक है, सेंटर व्हील को ओ लेवल किया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई जो एंगल है, इसका मेजर क्या है? एक्स ओ वाई कैसे निकलेगा ये आपको मैं बता दूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को जितने भी केस स्टडी, ये केस स्टडी है बेटा, केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है बेटा, है ना। जब भी आप एग्जाम बोर्ड में बैठिए तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, पेपर ना छूटने पाए। पता चलता है कि हम बहुत बढ़िया पेपर कर रहे थे और अचानक लास्ट में 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले या 5-5 नंबर वाले छूट गए। 4-4 नंबर वाले अगर 2 क्वेश्चन छूट गए बेटा, तो 8 नंबर आपके चले गए। आप जितना भी बढ़िया किए होंगे, पेपर सब बर्बाद हो गया। तो हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए सेट वाइज। वैसे सेट वाइज तो मैं यहाँ भी लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है संडे को, लेकिन आप सेट वाइज अपने घर पे भी सैंपल पेपर टाइमर लगाकर सॉल्व करिए कि आप 3 आवर्स में उसको कंप्लीट सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, ये चीजें बहुत ध्यान से आपको करनी है। तो इसी में आपको केस स्टडी के क्वेश्चन में एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि जब एक एक पॉइंट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कभी कभी 2 ही शब्द में पूरे क्वेश्चन का राज छुपा होता है। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन को डिटेलिंग में पढ़ना है कि कहना क्या चाहता है। यहाँ ये पहले शुरुआत की कहानी तो ऐसे ही
अक्सर होता है केस स्टडी में एक दो लाइन तो कहानी सुनाता है कि आप उसको थोड़ा बहुत सुने, एंजॉय करें, बात खत्म करें, वो केवल घुमाने फिराने के लिए होता है। मेन मुद्दा यहाँ तो इसकी बात कर रहा है। यहाँ पहले तो कह रहा है एक फेरीज व्हील है जो अपराइट घूमता है, उसमें पैसेंजर बैठते हैं, तो ये तो कहानी बता रहा है। फिर आगे की कहानी मेन जो वैल्यू दी होती है क्वेश्चन की, वो लगभग दूसरी या तीसरी लाइन से यहाँ से दी गई है वैल्यू कि टोटल 12 फेरीज हैं। इसमें दिया नहीं गया लेकिन डायग्राम बना रहेगा तो उसमें दिया रहा था, ठीक है, जिसमें से आपको 12 फेरीज बने हुए हैं और सेंटर ओ है और रेडियस 16 मीटर है। जो पोजीशन मार्क किया गया है पैसेंजर का वो एक्स वाई है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार बैठे हुए हैं। अगर कहता एक के बाद छोड़कर तो एक एक्स यहाँ लेते, एक वाई यहाँ लेते, लेकिन यहाँ बोला है कॉन्जिक्यूटिव तो लगातार वाले होंगे बेटा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पहला पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। एक्स ओ वाई का मेजर बताइए बेटा, एक्स ओ वाई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो टोटल कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री का। मेजर का मतलब एंगल पूछ रहा है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है एक्स वाई के बीच में। आपको पता है कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। यहाँ 12 फेरीज हैं तो टोटल देखें कितने इक्वल सेक्टर बनेंगे एरिया के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं तो 12 बनेंगे सेक्टर। 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब जो एंगल एक्स ओ वाई होगा बेटा वो 30 डिग्री का मेजर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री का। अब हमसे पूछा है ईच सेक्टर ऑफ द फेरीज व्हील इज टू बी डेकोरेटेड विद लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर। जो हर सेक्टर बन रहा है, 12 सेक्टर यहां बन रहे हैं, हर सेक्टर को डिफरेंट कलर से डेकोरेट करना है, सजाना है। तो आपको बताना व्हाट इज द एरिया डेकोरेटेड बाय ईच लाइट। हर लाइट का टोटल एरिया डेकोरेटेड नहीं पूछ रहा है, टोटल एरिया नहीं, ईच लाइट पूछा है। ईच लाइट, व्हाट इज द एरिया डेकोरेटेड बाय ईच लाइट। ईच लाइट द्वारा कितना एरिया डेकोरेट होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड पार्ट कि हर सेक्टर को अलग अलग कलर से डेकोरेट करना। मान लो इस वाले सेक्टर को ग्रीन कलर के लाइट से सजाना है, इस वाले सेक्टर को ब्लू कलर के लाइट से सजाना है, इस वाले सेक्टर को येलो कलर की लाइट से सजाना है। तो हर एक सेक्टर को 12 सेक्टर हैं बेटा इसमें, तो हर एक सेक्टर को अलग अलग कलर के लाइट से हमको डेकोरेट करना है। तो ईच कलर का, हर कलर कितना एरिया डेकोरेट करेगा, तो एक का निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ईच बोला है मतलब एक का निकाल लेंगे, सबका वही होगा, सेम होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है बेटा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है। थीटा कितना है बेटा, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 30 डिग्री इंटू 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस हमको दिया गया बेटा 16, तो 16 इंटू 60। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। 2 3 जा 6, 2 से 8 टाइम में, 3 से और कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं छोड़ दीजिए। क्या है 11 इंटू 8 इंटू 16 अपॉन में 3 इंटू 7 ये बचा हुआ है। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, डेसिमल में आंसर आएगा। और लास्ट में यूनिट लगाना तो भूलिए ही मत, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ मीटर में दिया गया तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। डेसिमल में कहां तक लाते हैं बेटा, जैसे 23 पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लाइए आप, 2 डिजिट तक, ठीक है। यूनिट जो भी है मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, एरिया है तो ऑलरेडी मीटर में था, रेडियस सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। कॉस्ट आ रहा है तो रुपीज लगाना ना भूलें, यूनिट का तो बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद है इतना आप कर लेंगे, आगे आंसर निकाल लेंगे, केवल उसको डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना है। आ रही बात समझ में। पहले बात में हमने पूछा, क्या पूछा गया था, एक्स वाई का मेजर बताइए, मतलब एंगल बताइए, वो हमने निकाल लिया। फिर पूछा है कि हर सेक्टर को अलग अलग कलर से डेकोरेट करना है, बताइए ईच कलर का क्या एरिया होगा, तो हमने एक सेक्टर का एरिया निकाल लिया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन को आप पॉज करिए, आराम से करिए, सॉल्व करिए। पहले मेरा क्वेश्चन मत देखा करिए, यूट्यूब पे जब ये पड़ा होगा वीडियो तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए आप रफ में, फिर मैच करिए मुझसे कि कहां आपकी गलती हो रही। ऐसे किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है बेटा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है shown below is a board divided into 6 identical sectors with a pointer that can spin on it। ध्यान से देखिए, कह रहा है नीचे डायग्राम दिया होगा, डायग्राम यहां नहीं बना है, क्वेश्चन में दिया था, मैं बनाए दे रहा हूं डायग्राम। shown below is a board divided into 6 identical sectors, आइडेंटिकल मतलब सब एक समान के। नीचे एक बोर्ड है, उसमें 6 सेक्टर बने हुए हैं, तो हमें 6 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। ये 2 सेक्टर, 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, रेडियस तो 2 सेक्टर हो गए। ये हो गया 1 2 3 4,
और 2 6, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है। और इसको सही से बनाते हैं क्योंकि आधा इक्वल है, आधा नहीं, सभी आइडेंटिकल है, मतलब इक्वल है। तो हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि इक्वल बनाना है। चलिए 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। 6 आइडेंटिकल सेक्टर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल एरिया के हैं मतलब। और जैसे वो घुमाने वाला नहीं होता, देखते होंगे ऐसे घुमाते हैं, जिस एरो पर आकर टिक जाएगा तो जीत जाता है। देखे होंगे ना मेले उले में, फेयर वेयर में आप गए होंगे, ऐसे घुमाते हैं तो फिर आकर रुकता है। तो वही एरो यहाँ बना हुआ है, वही बेटा एरो यहाँ बना हुआ है। चलिए कुछ इस तरह ये एरो बना हुआ है, हम इसको एरो मान लेते हैं ये, ठीक है, ये एरो बना हुआ है। वही यहाँ कहानी बताई जा रही है बेटा। क्या बताई जा रही है कि shown below is a board divided into 6 identical sector with a pointer that can be spun on it। ये पॉइंटर है आपका एरो। When the pointer is spun, it spins for some times and comes to be stopped। जैसे घुमाते हैं तो कुछ देर तक घूमता है फिर आकर रुकता है। The chances of it stopping on a sector are equal if Arif wants to color some sector green। आरिफ ने क्या किया, कुछ सेक्टर को इसमें से ग्रीन कलर का कर दिया। कुछ का मतलब हो सकता है 2 उसने ग्रीन कलर का कर दिया हो सेक्टर, या 3 ग्रीन कलर का कर दिया, वो हमें पता नहीं, कुछ का किया है। हाउ मेनी सेक्टर शुड बी ही कलर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन अ ग्रीन इज सेक्टर। ये 1/3 है, 37 यहाँ लिखा भी गलत है, 1/3 है ये 1/3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो घुमाने पर जो एरो रुकेगा ग्रीन पर, उसका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है, 1/3 है, ये लिखा हुआ है 1/3 है। तो बताइए कितने सेक्टर को ग्रीन कलर से कलर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि अगर ग्रीन पे पॉइंटर रुकेगा, मतलब ये जो सेक्टर है अलग अलग कलर से किए गए, कुछ में ग्रीन कलर है, कुछ में दूसरा कलर होगा, दूसरे कलर का जिक्र नहीं किएगा, हमको उससे मतलब भी नहीं है, केवल ग्रीन पूछा तो ग्रीन से मतलब है। कुछ सेक्टर को इसमें हो सकता है 2 या 3 को ग्रीन कलर से कलर किया गया है। तो जो एरो होगा, जो पॉइंटर होगा, वो ग्रीन कलर में रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दिया गया है 1/3। तो कह रहा है बताइए कितने सेक्टर ग्रीन कलर के हैं, 2 सेक्टर या 3 सेक्टर। अब देखिए हमें मान लीजिए ग्रीन कलर के मान लेते हैं ग्रीन कलर के सेक्टर कितने हैं बेटा, ग्रीन कलर सेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं एक्स सेक्टर ग्रीन कलर के। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीई, उसमें पुट कर देते हैं, पीई इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही होता है। और पीई मेरे पास है 1/3 गिवन है, 1/3 है। और फेवर में कितने हैं, एक्स है, क्योंकि टोटल ग्रीन कितने हैं, एक्स है, तो एक्स यहां रखते हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, 6 सेक्टर हैं, यहां से सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो 2 कलर के ग्रीन कलर के सेक्टर होंगे 2, तो 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट। क्लियर है, ऐसे निकलेगा। आपको चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं। हमें ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, 2 उसके फेवर में, टोटल 6 है, देखिए 1/3 आ रहा है, वो ऑलरेडी गिवन था, ये गिवन है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं 10 सेकंड का समय देकर आंसर को। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, कंसंट्रेशन बनाए रखिए, उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन कुछ भी करिए, है ना। अब आपको घर पे ही रहना है, पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेहनत करिए बढ़िया से। कंसंट्रेशन ध्यान रखिए, गलती ना होने पाए बेटा, इसलिए थोड़ा सा समय देकर रिवीजन रिपीट भी कर लिए, चेक भी कर लिया करिए क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। आ रही बात समझ, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ग्रीन बोर्ड पर रुकने की प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर पर 1/3 है। तो बताइए ग्रीन कलर के कितने सेक्टर, तो मैंने एक्स मान लिया। पी इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पीई मेरे पास 1/3 है बेटा, और फेवर में कितने हैं, टोटल एक्स है, तो एक्स अपॉन टोटल 6 हैं, सिंप्लीफाई कर दिए तो आ जाएगा यहां से 2। टोटल ग्रीन कलर के 2 होंगे, अदर कलर के कितने हो जाएंगे अगर पूछे 4, क्योंकि 6 टोटल हैं तो 4 ही तो बचा बेटा। समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए अगला देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको एक क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास।
ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम बताना है, तो हमें पहले बेटा मीडियन क्लास और मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा, तब तो उसका लोअर लिमिट पता चलेगा कौन सा है। तो देखिए मॉडल क्लास तो आसान होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू, सर दिख रहा है ना ये जो लिख रहा हूं मैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इक्वल टू कितना होगा वो तो हमें पता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वही मॉडल क्लास हो जाता है। ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो वो मॉडल क्लास हो जाएगा, तो इसमें सब ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है बेटा, तो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट कितना है, 15 है, लोअर लिमिट नीचे वाला होता है, ये 15, इसको अपर लिमिट कहते हैं। लेकिन अब मीडियन क्लास का निकालना है, तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले CF आपको निकालना पड़ेगा। CF का मतलब बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप निकालिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। वो कैसे निकलता है, पहले वाले को एज इट इज लिख देते हैं, बाकी सम करके लिख देते हैं। 10 15 कितना 25, और 25 12 37, 37 10 47, और 47 9 कितना आ जाएगा 10, और 15 कितना आ गया बेटा 25। पहला टर्म तो सेम इट इज लिख देते हैं, 10 15 25, 25 12 37, 37 20 गलत लिख दिया मैंने, 37 20 हो गया 57, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा 57, ठीक है। 9 9 7 9 7 16, मतलब ये हो जाएगा कितना 66, ठीक है। दारा ने आज चीनी की कमी कर दी है दोस्तों, चाय में डायबिटीज सबको हो गया इसी कारण से। दादा सबके हेल्थ का ख्याल रखते हैं, शुगर फ्री चाय पीना चाहिए। चलिए चीनी बचा रहे हैं दादा गर्मी के लिए, रुआवजा पिलाया जाएगा सबको। चलिए आगे देखते हैं भाई, तो 66 आ गया। ये देखिए यहां तो इसका टोटल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया था बेटा, नहीं पहचानने किसका तरीका ये होता है CF का, कि टोटल ऑब्जर्वेशन अगर n दिया गया हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसी के बराबर ही आता है लास्ट वाला टर्म CF का, ये पहचानने का तरीका है। 66 जैसे आ रहा है तो टोटल ऑब्जर्वेशन भी 66 होगा। अब कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिए फिर से बताता हूं। मीडियन क्लास निकालने का तरीका, CF पहले निकालेंगे। CF कैसे निकलता है, पहला वाला एज इट इज लिख जाएगा, बाकी सम करके लिखते चले जाइए। फिर हमें निकालना होता है n/2, n/2 टोटल n कितना है, ये है 66, कितना है 66 है, कितना है 66 अपॉन में 2 मतलब 33। तो n/2 की वैल्यू निकालिए और फिर उसे CF में चेक करिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, n/2 निकालिए। n/2 n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां नहीं दिया गया क्वेश्चन भी, लेकिन ये लास्ट टर्म वाला ही होता है, CF का जो लास्ट टर्म वो n के बराबर ही होता है। n/2 निकालिए 33, और फिर चेक करिए CF वाले में, F फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, वो लोग इसमें चेक करने लगते हैं, नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करिए, इसके नियरेस्ट या बड़ा नंबर। n/2 कितना आया 33, या तो यही आया एग्जैक्ट, या इससे नियरेस्ट बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं, ध्यान सुनिए n/2 की जो वैल्यू आ रही है उसके नियरेस्ट, उसके आसपास बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं। 33 के आसपास बड़ा नंबर कौन सा, ये आप कहेंगे सर ये भी तो, लेकिन नियरेस्ट पास भी होना चाहिए, तो ये है 37, ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। छोटा वैल्यू लेना नहीं, बड़ा नियरेस्ट, तो 33 के बड़ा नियरेस्ट ये है, कितना ये 10 से 15, इसका लोअर लिमिट कितना हो गया 10 हो गया, दोनों का सम 15 10 25, आपका आंसर आ गया 25 भी। ऐसे निकालते हैं बेटा, क्लियर है। चलिए आपको एक होमवर्क भी दिए दे रहा हूं, आप दोनों का मोड और मीडियन निकाल के दिखाइए। मोड और मीडियन निकालना है, दोनों का निकल जाएगा, कोई दिक्कत। मोड निकालना और मीडियन निकालना, ये आपका होमवर्क होगा। मोड निकालना और मीडियन निकालना है बेटा। मोड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में क्या होता है H क्लास साइज। और मीडियन का क्या होता है, मीडियन का क्या होता है, मीडियन ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा मीडियन का,
क्या होगा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहां जो सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा वो प्रीसीडिंग क्लास की होती है और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की होती है, यही है ना। तो चलिए आपके लिए होमवर्क ये है बेटा कि इसका आपको क्या निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है और खुद भी चेक भी कर लेना है आंसर। और चलिए एक और चीज दिए दे रहा हूं, मीन भी निकालना है। चलिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको मीडियन मोड पूछे और मीन भी कह दे, तीनों निकालना हो, तो एक रिलेशन है मीन मोड मीडियन के बीच में। क्या है? एक मीन मोड के बीच में रिलेशन है, मीन मोड मीडियन के बीच में। याद है ना, मैंने बताया है वो फॉर्मूला, बताया हूं कि नहीं? क्या? मोड इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 3 मीन। तो उसमें पुट कर दीजिए, जब भी आपको दो वैल्यू मिल जाए, मोड मीडियन मीन में से कोई भी दो वैल्यू हो, तीसरा निकालना, तो क्यों जबरदस्ती उतना कैलकुलेशन करें, उसी रिलेशन में पुट करके तीसरा निकाल लीजिए। हाँ, वो सही माना जाएगा आंसर। अगर आप लोग जानना चाहिए सही होगा, हाँ सही होगा। दो अगर वैल्यू आप निकाल लिए तो तीसरा उस रिलेशन में पुट करके निकाल लीजिए। तीनों का रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है ना, क्लियर है? मैंने बताया था मॉम मेड मी, इस तरह करके। मॉम मतलब मोड इक्वल टू मेड मतलब मीडियन माइनस मीन होता है, 2 मीडियन माइनस 3 मीन। ठीक है, क्लियर है सभी को बातें? तो आपको तीनों इससे निकालना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरह आप लोग भी कुछ क्रिएटिवनेस किया करिए कि एक क्वेश्चन से कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी इसमें चेक कर लिया करिए कि इसमें और क्या क्या वैल्यू घुमा फिरा के पूछ सकता है बोर्ड, और इसमें क्या वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन भी बनाना सीखिए बेटा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन को आराम देखिए कि इसमें और पॉसिबल क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या करना है। अब देखिए यहां असर्शन रीजन दिया गया है, आपको पता है असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट, एक असर्शन दिया होगा, असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट, रीजन का मतलब उसके होने का कारण। उसमें दो कंडीशन होती है बेटा, कभी कभी असर्शन सही होता है और रीजन भी सही होता है, और असर्शन के होने का कारण भी होता है रीजन। तो हो जाएगा पहला कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों अपनी जगह सही होते हैं। असर्शन जो एक स्टेटमेंट है वो भी अपनी जगह सही है, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन के होने का कारण रीजन नहीं है। रीजन सही है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन असर्शन के होने का कारण रीजन नहीं है। तो वहां ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ए फॉल्स है आर ट्रू है, और या कभी हो सकता है आर ट्रू है ए फॉल्स, या बोथ फॉल्स भी हो सकते हैं। ऑप्शन आपको चेक कर लेना है वहां, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है बेटा। अगर आपको मैथ साइंस की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आती है तभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ता है ना, सावधानी से पढ़िए कि हाँ चीजें सही कही जा रही हैं कि नहीं। इसका क्वेश्चन अगले स्लाइड पर है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चीनी मंगवाइए जरा दादा से। चलिए देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, क्या कह रहा है असर्शन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है असर्शन। असर्शन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। क्या कह रहा है, दो स्फीयर का वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, तो SV1 पहले वाले का मान लेते हैं, SV2 इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। कितना दिया गया है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है बेटा 64:27। अब हमें पता है, मुझे तो पता है, आप लोगों को पता है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। हमें क्या पता है बेटा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस 1 मान लूं तो R1 का क्यूब, इसका रेडियस 2 मान लूं तो R2 का क्यूब। ये 4/3 पाई कट जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी वॉल्यूम का रेशियो दिया गया हो तो जो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं फॉर्मूले में 4/3 पाई इनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये तो कट ही जाते हैं। तो ये तो आपको बताने के लिए मैं कह रहा हूं बेटा, आप खुद से काट दिया करिए, क्योंकि 4/3 पाई दोनों में होगा। अगर दोनों में 4/3 पाई होगा बेटा तो वो तो कट जाएंगे, तो उसको ऑलरेडी हटा दें। तो वॉल्यूम का रेशियो हम केवल रेडियस से मतलब रखेंगे। किससे रखेंगे बेटा, रेडियस से रखेंगे।
चलिए, तो यहां R1 अपॉन R2, अब ये जो क्यूब है मैं पूरे का क्यूब लगा सकता हूं ना, क्योंकि ऊपर भी क्यूब लगा है और नीचे भी क्यूब लगा है, तो मैं पूरे का क्यूब लगा दूंगा, क्योंकि ए क्यूब अपॉन बी क्यूब क्या लिख सकते हो, ए अपॉन बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 अपॉन 27। यहां से कुल मेरा मतलब टारगेट होगा रेडियस का रेशियो निकालना, तो यहां से क्यूब रूट इधर लग जाएगा, तो R1 बाई R2 इक्वल टू ये क्यूब रूट, कितने का ये क्यूब रूट, इसका क्या होगा, कितने क्यूब होगा, ये 4 का होगा और ये 3 का होगा, तो R1 रेशियो R2 कितना आ गया बेटा 4:3 आ गया। चलिए अब कह रहा है आगे की कहानी देख लेते हैं, कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 4:3, कह रहा है इनके सरफेस एरिया का रेशियो 4:3 होगा। जरा चेक कर लेते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। यहां से फिर ये कट गया, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आप ऑलरेडी समझ जाइए, 4 पाई कटना उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर। R1 मेरे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, R2 3 है, 3 का स्क्वायर 9। क्या आंसर सही है क्या गलत है, क्योंकि यहां 4:3 लिखा, कितना रहा है 16:9, तो सरफेस एरिया तो गलत है, तो ए असर्शन तो बिल्कुल गलत है, गलत है ना बेटा, क्योंकि कह रहा है कि वॉल्यूम इतना है तो रेशियो सरफेस एरिया का 4:3 हो जाए, गलत है, क्योंकि कितना आ रहा है सरफेस एरिया का रेशियो 16:9। तो रीजन पढ़ लेते हैं, रीजन कह रहा है इफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर एंड द रेशियो 16:9 देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इज इतना। ये सही है, कैसे चेक कर लेते हैं, कह रहा अब सरफेस एरिया दे दिया है पहले कि सरफेस एरिया कितना है 16:9, और अभी हमने पता किया सरफेस एरिया के केस में रेडियस का स्क्वायर वैल्यू निकलता है, तो R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर कितना है 16/9, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4/3 ही तो आएगा R1 बाई R2, ये कितना आएगा 4/3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट उधर जाके लगेगा तो 4 का है, ये 3 का है, और 4/3 का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसी का क्यूब हो जाता है वॉल्यूम में, ये कर ही तो रहे हैं, तो 4/3 का क्यूब कितना होगा 4 का 64 और 3 का 27, तो ये सही है, रीजन सही है। देखिए ये गलत है, इसमें रिलेशन सही आ रहा है रीजन में, तो इसमें क्या लिखेंगे A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, कोई दिक्कत, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, क्लियर है। ऐसे करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर से मैं समझाए दे रहा हूं, यहां क्या कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो, ये वॉल्यूम का रेशियो दिया था तो हमने इस फॉर्मूले में पुट करके वॉल्यूम के किसके सरफेस एरिया के हमने निकाल लिया R1 R2 का रेशियो रेडियस का। फिर कह रहा है सरफेस एरिया का रेशियो 4:3 होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूले में रख दिया रेशियो फॉर्म में, तो वहां से वैल्यू क्या आ गया 16:9, तो गलत आ रहा है क्योंकि वहां 4:3 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे बेटा रीजन को चेक करेंगे, रीजन में अब पहले सरफेस एरिया दिया गया है तो 16:9, यहां से रेडियस का रेशियो क्या निकल जाएगा, यही समझना आपको, वॉल्यूम में क्यूब होता है रेडियस का और सरफेस एरिया में स्क्वायर होता है, यही चीजें आपको समझनी है। तो यहां पहले सरफेस एरिया दिया है तो हम रेडियस के स्क्वायर रूट निकालेंगे, 16:9 है क्योंकि ये सरफेस एरिया दिया है, तो रेडियस का कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 4:3। अब इसी का क्यूब निकालेंगे तो रेडियस का क्यूब हो जाएगा ना, 4 का क्यूब 64, 3 का 27, सही आ रहा है, मतलब असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, क्लियर है, ऐसे होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड, कह रहा ऑल रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स सच एज इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर एटसेट्रा सिमिलर, कह रहा जितने भी रेगुलर पॉलीगन हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स पाए जाते हैं जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल स्क्वायर्स, ये सब सिमिलर होते हैं, बिल्कुल बात सही है, जैसे स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, स्क्वायर आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, स्क्वायर्स आपस में सिमिलर होंगे, ट्रायंगल्स आपस में इक्विलैटरल ट्रायंगल दो ले लेंगे वो भी आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरिया होता है, या तो एंगल इक्वल होना चाहिए और दो एंगल इक्वल हो तो भी सिमिलर हो जाएगा, दो जाहिर सी बात है किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर दिखाया जा सकता है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो भी इक्वल हो जाएगा साइड रूल से, और अगर ट्रायंगल के केस में बेटा अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हो, इक्वल मैं नहीं कह रहा हूं,
प्रोपोर्शनल में रेशियो इक्वल हो, जैसे इसका 1/2 आ रहा है तो इसका भी 1/2, और बीच वाला एंगल इक्वल हो जाता है, साइड एंगल साइड रूल से भी सिमिलर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीन तरीके से हम दिखा सकते हैं, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ठीक है, तो जितने भी सिमिलर फिगर होते हैं, जैसे एक सर्कल दूसरे सर्कल के साथ सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये भी सुनिए, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो जैसे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर सिमिलर होगा, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 होते हैं, दूसरे वाले स्क्वायर के भी सभी एंगल 90 होंगे। तो ये तो बात सही हो गई। लेकिन दूसरा कह रहा है रीजन टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर हाँ बिल्कुल सही है, रीजन भी तो यही है, दो पॉलीगन तभी सिमिलर होंगे जब क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, रेशियो इक्वल हो। तो बिल्कुल सही, इसके होने का यही कारण है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए ऑप्शन होगा। इसको अगर इक्वल होना है तो कंडीशन यही होगा, सिमिलैरिटी वाला कंडीशन, दो फिगर तभी सिमिलर होंगे, चाहे वो पॉलीगन हो चाहे जो हो, वो तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। बेटा क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एसर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना? क्लियर है? और जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है वो सारा दिमाग लगा देना है उसमें, क्योंकि कहीं से कुछ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अति उत्तम क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? अगर मेरे हिसाब से मुझे बहुत प्यारा लगा ये क्वेश्चन, आपके पहले चैप्टर से है, थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं बहुत इजी है। कुछ बच्चे कर ले जाएंगे, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, है ना? जैसे कुछ बच्चे कह रहे सब पहला चैप्टर तो बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है, एक तो √2 बस इरेशनल प्रूफ करना और 2-4 तो है बस हो गया। लेकिन यहां समझना है आपको, एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आया है। किससे प्रश्न आया है? एलसीएम और एचसीएफ से। अगर आपको याद हो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही रिलेशन होता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा, वहां भी इससे क्वेश्चन आता है। किसी दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब ध्यान से यहां देखें तो एलसीएम बेटा दिया गया है 910। कितना दिया गया है? 910। ये नंबर होगा, यहां एन लिखा है 910, और रेशियो दोनों नंबर का दिया गया है 7:13 सॉरी, दोनों नंबर का रेशियो क्या दिया गया है? 7:13। और आपको पता है, मैंने बार बार बता रखा, जब भी रेशियो दिया हो तो x लगाकर मान लेते हैं। एक नंबर हो जाएगा 7x, दूसरा नंबर हो जाएगा 13x। अब कॉमन सी बात बताइए, एचसीएफ मेरे पास नहीं है और एचसीएफ पता भी करना है। नंबर तो मुझे मिल गया, फर्स्ट नंबर 7x है, तो यहां मैं पुट कर दूंगा एलसीएम 910 है, मल्टीप्लाई में अभी मेरे पास एचसीएफ नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है मेरे पास? एक 13x है नंबर और एक है 7x। एचसीएफ भी है मेरे पास, बस आपके पास दिमाग होना चाहिए भैया। दोनों नंबर में कॉमन क्या? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है? x। कौन सा टर्म कॉमन है बेटा? x। तो यही तो एचसीएफ हो जाएगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि एचसीएफ क्या होगा इसमें, तो 7 और 13 तो दोनों को प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर ये एचसीएफ होंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। तो यहां x दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये है 7 × x और ये है 13 × x, तो दोनों में कॉमन x ही है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा x। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x से x कट गया और 13 × 7 = 91 होता है, इससे काटोगे तो 10 बार में ये कट जाएगा, तो एक x बचा हुआ x = 10 आ गया, यही एचसीएफ है, बात खत्म। समझ में आ रही बात? और आप नंबर भी पता करना चाहें, अगर इसी में और क्वेश्चन में ऐड किए दे रहा हूं कि दोनों नंबर भी बताना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक नंबर हो जाएगा 7x, 7 × x मतलब 7 × 70 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 13 × 130, ये नंबर आ गया। लीजिए, अगर इसी में पूछ लेता नंबर भी पता चल गया। क्लियर है? आप ऐसे पता कर सकते, तुरंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस अपने ब्रेन को थोड़ा डेवलप करिए बेटा, है ना? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी यही है।
है ना। और थोड़ा जो है मेडिटेशन और डेडिकेशन कंसंट्रेशन के लिए बढ़ाइए थोड़ा। सब काम छोड़कर आपको केवल 1 महीने दे देना है, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कामों को त्याग करके। ठीक है, क्लियर है। तो था ये आसान क्वेश्चन, है ना। चलिए, और इंपॉर्टेंट है, लक्षण दिख रहे हैं, अगर आ जाएगा तो सही रहेगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एबीसी, फिगर मैं बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना, फिगर बना हुआ है। इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल, चलिए बना देते हैं, ये रहा एबीसी, ए बी सी, इन विच डी, यहां पैरेलल का साइन होगा, डी पैरेलल टू बीसी है, पैरेलल होगा यहां, डी पैरेलल टू बीसी है। और ध्यान से देखें, जो डीई पैरेलल टू बीसी है, तो एक मिनट, डी भी बना हुआ है क्या, हाँ सही है, ये है डी पैरेलल टू बीसी है, यहां ई हो जाएगा, ये हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया। कंडीशन दी गई है कि डीई बीसी के पैरेलल है, तो यहां से तुरंत लग जाएगा थेल्स थ्योरम या बीपीटी, ये इसके पैरेलल आपने पढ़ा है ना। थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन भी पढ़ के रखिएगा, मैंने करवाया है। थेल्स थ्योरम क्या है कि ये लाइन जब इसके पैरेलल होगा तो ये करस्पॉन्डिंग साइड को, मतलब इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी हो जाएगा। यही होता है ना कंडीशन, ये जब इसके ये पैरेलल हो। ठीक है, और यहां देखो ये वैल्यू देखो, यहां इक्वल टू लगा होगा, एडी इक्वल टू एक्स दिया गया है, ये एक्स है, ये इक्वल टू का साइन है बीच में, डीबी इक्वल टू दिया गया है एक्स माइनस टू, डीबी कहां है भाई, ये एक्स माइनस टू दिया गया है, और ए दिया गया है x प्लस टू। चलिए मैं यहां मार्क किए दे रहा हूं, थोड़ा सा टाइप गलत है, मिसप्रिंट है। EC दिया गया है x माइनस वन, ये x माइनस वन दिया गया। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने बताया बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा बाय थेल्स थ्योरम, अगर डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एमसीक्यू में आएगा। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो आपको लिखना है प्रॉपर आंसर राइटिंग क्या होता है। चलिए मैं लिख कर दिखाता हूं कैसे लिखना है आपको, अगर 2 नंबर में आ गया डिस्क्रिप्टिव में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले तो आप क्वेश्चन नंबर यहां डाल देंगे। एनआईएस बच्चे तो और सुनो, तुम लोग तो आंसर लिखना भी नहीं आता, तो तुम लोग तो बड़ी दिक्कत, इसलिए नंबर तुम लोग कम आते हैं। आप लोग पेज में यहां लिखा करिए सीधे सीधे। एक चीज और सुनो, जैसे सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए, मैं बच्चों की इस बार कॉपी चेक करा, तो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए का आप जैसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहां, तो अगली बार सेक्शन बी का डाल देंगे तीसरा, फिर अगली बार सेक्शन डी का डाल देंगे चौथा। भाई आप ही को कॉपी चेक करने के लिए दे दिया जाए तो आप फाड़ देंगे कॉपी, है ना। आपकी कॉपी, अगर पेज आपका नाम हटा के आपको दिया जाए तो आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना। इसमें दिक्कत टीचर की होती है, पहला क्वेश्चन चेक करा, अचानक जंप करके आप पहुंच गए सेक्शन सी में, और अगली बार फिर सेक्शन ए आ जाएगा आपका क्वेश्चन कि उसका ये, है ना। इसीलिए आपको जो है इतना मेहनत करते हैं तो भी आंसर, मतलब नंबर कम आते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है, क्या करना है आपको, जैसे सेक्शन ए आप लिख रहे हैं बेटा, तो किसी भी बोर्ड के हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन ए के आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एमसीक्यू है, तो उसका पहले प्रॉपर लिख दीजिए। फर्स्ट का जैसे ए है ऑप्शन, तो ए ऐसे डालकर वो वाला आंसर भी लिख दीजिए, ऑप्शन ए वाला। मान लीजिए वहां कंफ्यूजन हो रहा है, कभी कभी कुछ बच्चों का सी डी की तरह बनता है, बी किसी और की तरह बनता है, तो वहां आपसे फोन लगा के पूछेगा थोड़ी ना कि फलाने भैया ये क्या लिखे हो, वो तो उसको जो समझ में आएगा वो नंबर दे देगा। तो आप ए वाला ऑप्शन भी लिख दिया करिए, सेकंड का सी है तो सी वाला ऑप्शन भी लिख दीजिए, थर्ड का डी है तो डी वाला ऑप्शन भी लिख दीजिए। ऐसे कोई आपसे छूट जा रहा है तो आप उसको खाली छोड़ दीजिए कि बाद में इसको मैं देख लूंगा, वो जैसे फोर्थ है आप नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, उसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी जैसे आप डाल रहे हैं, आप सेक्शन बी मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव है, तो प्रॉपर आंसर राइटिंग क्या होगा, सेक्शन बी ऐसे ये। ठीक है, सेक्शन बी का जैसे अब सेंट्रल हेडिंग डालेंगे, आंसर नंबर लिख रहे हैं आप, सेक्शन डी में आ रहा है मान लीजिए आंसर, मान लीजिए आ रहा है 25 लिख रहे हैं, या कुछ भी 12 लिख रहे हैं, 12 मान लीजिए लिख रहे हैं, तो आंसर नंबर 12 ये। ठीक है, ऐसे तो यहां से आप लिखना तब शुरू करेंगे बेटा ये, और 2 आंसर के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया करिए, थोड़ा अट्रैक्टिव, जितना बढ़िया आप लिखेंगे आंसर राइटिंग का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, कितने बेटर तरीके से लिखते हैं, ये ऐसे लिखिए। मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप क्या करिए, आपको पता है कि ये इतने स्पेस में आ जाएगा, उतना लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए खाली, फिर आंसर 13 करिए लगातार से, जैसे सेक्शन जो उठाए हैं तो उसके सारे क्वेश्चन एक साथ करिए, जो नहीं आ रहा है उसको उतना स्पेस छोड़ दीजिए कि बाद में इसको मैं करूंगा।
इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखिए आप, ये मेरे बात आप अपने मन में रखिए, ये कि जो सेक्शन डाल रहे हैं उसी के क्वेश्चन करिए, जो नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, आगे करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, उम्मीद है इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जिसकी राइटिंग खराब है वो राइटिंग थोड़ा सुधारे, इतना सुधारे कि भाई देखने में अच्छा लगे, समझ में आए क्या लिखे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां बाय, हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी सिंस क्या है, इससे लिखना है डीई पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है, लिख देते हैं किस कारण, रीजन जरूर लिखते हैं, गिवन। तो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या लिखते हैं थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा एडी अपॉन डीबी, या बीडी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बीडी लिख दीजिए, बीडी इक्वल टू ए अपॉन सी, ये साइड अपॉन ये इक्वल टू ये साइड अपॉन ये। अब मेरे पास एडी कितना है बेटा, एक्स है, और बीडी कितना है, एक्स माइनस 2 है, इक्वल टू ये मेरे पास x प्लस 2 है अपॉन में x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये उधर, तो x, अब देखिए x ब्रैकेट में x माइनस 1, कुछ बच्चे केवल एक ही को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को नहीं करते भैया, ये दो डबल टर्म का, ये सिंगल टर्म का है। आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे बायनॉमियल है डबल टर्म का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये उठेगा एक बार, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, फिर ये दोनों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 2 x माइनस 2। यहां तो एक बार x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, एक बार इससे होगा तो माइनस x, और यहां देखिए आइडेंटिटी बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यहां से x स्क्वायर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x आ गया 4, कितना आ गया 4। हमसे पूछा क्या था, अच्छा x की वैल्यू पूछा, लीजिए आंसर आ गया, ऐसे करना है। हाँ, वैल्यू आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, रेशियो सेम आना चाहिए, इसका रेशियो मान लीजिए 1/2, जैसे मान लीजिए कह नहीं रहा हो सेम आ रहा है 1/2, तो इसका भी 1/2 आना चाहिए। आप वैल्यू पुट करके आंसर भी चेक कर सकते हैं। चेक कर दूं मैं, 4 यहां रखिए, अच्छा तो x 4 है अपॉन में 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू यहां 4 रखिए, कितना 4 प्लस 2 6, 4 माइनस 1 कितना 3, सिंप्लीफाई करिए 2, ये भी सिंप्लीफाई 2, 2 इक्वल टू 2 सही आ रहा है। आप ऐसे 2 मिनट क्या 10 सेकंड देकर चेक भी कर सकते हैं कि रेशियो इक्वल आना चाहिए। क्लियर है बेटा बातें, समझ में आ रही बात? फिर मैं कह रहा हूं दिक्कत हो रही, वीडियो पॉज करिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। स्टेट वेदर द गिवन फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट, ये इसका फिगर नहीं दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये फिगर दो दिए रहते हैं, जैसे इस तरह दे दिया तो पैरेललोग्राम दे दिया। चलिए थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5, ये मान लीजिए स्क्वायर दिया है ऐसे, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। आपसे पूछ लिए बताइए दोनों सिमिलर हैं कि, तो बिल्कुल नहीं है, एक तो एंगल नहीं सेम है, ये पैरेललोग्राम है थोड़ा तिरछा है, ये स्क्वायर टाइप का है तो नहीं है, और साइड भी प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ क्या प्रोपोर्शन है भाई, साइड तो प्रोपोर्शनल है तब हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंगल इक्वल नहीं है ना, ये तो एंगल इक्वल देना हो चाहिए, 5/4 रेशियो तो इक्वल आ जाएगा साइड का, एंगल नहीं इक्वल है। ये तो ये स्क्वायर होता तो फिर साइड कहाँ इक्वल होते, ये तो स्क्वायर हो जाता। जैसे इसको हम ऐसे बना देते सीधा कि ये भी स्क्वायर है, चलिए इस तरह कर देते, ये भी स्क्वायर है, इसका साइड 5/5 है, तब ये दोनों सिमिलर हो जाते, क्योंकि साइड प्रोपोर्शन हो जाते, सबका रेशियो क्या होता 5/4 5/4 5/4, ऐसा रूल लग जाता, सभी साइड प्रोपोर्शन और एंगल भी 90 डिग्री हो जाते स्क्वायर में, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और साइड भी प्रोपोर्शन है, तब ये सिमिलर हो जाता, नहीं तो नहीं होता। तो जनरल क्वेश्चन आप वहां देखकर भी कर सकते हैं कि अगर एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साइड भी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो इक्वल है, तो सिमिलर हो जाएगा। सर्कल बना हुआ है तो सर्कल तो सिमिलर होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर का मतलब जो एक तरह दिखे, जैसे हम ह्यूमंस आपस में सिमिलर है, लेकिन हम कुत्ते के साथ थोड़ी ना सिमिलर हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पैर है, कुत्ते के पास 4 पैर है। ठीक है, सिमिलर मतलब जो एक तरह लगभग दिखे, साइज अलग अलग हो, क्योंकि हम में ह्यूमन में कोई ज्यादा लंबा 6 फीट का, कोई 5 फीट का, लेकिन हमारा बॉडी डिजाइन लगभग सेम है ना, तो ऐसे सिमिलर फिगर कहते हैं। लेकिन 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब दोनों का रेडियस इक्वल हो, रेडियस सेम हो तभी कॉन्ग्रुएंस होंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बता चुका हूं कॉन्ग्रुएंस होंगे तो सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर हो तो कॉन्ग्रुएंस जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी है, यहां
ये साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी आपको 0 दिया गया है, और ये -1 है। पहली बात तो 2 कॉस ए प्लस बी, और ये -1 बराबर 0 है। तो आपको ए बी की वैल्यू बताना है। थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं बेटा, -1 को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो यहां से कैसे क्वेश्चन करते हैं, याद हो तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं, ये आने के ज्यादा चांसेस भी हैं, और ये कई बार आ चुका है रिपीटेड क्वेश्चन। यहां एंगल की वैल्यू होती है थीटा, ये भी थीटा है बेटा। साइन की वैल्यू 0 कितने डिग्री पर होगा, कितने डिग्री पर, साइन की वैल्यू 0 डिग्री कितने पर, 0 पर, सही है ना, 0 पर, मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कोई दिक्कत। कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू 60, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। a 30 डिग्री आ गया, तो b भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 60 है। यहां पुट करेंगे तो वही तो आएगा। जिसको चार्ट ना आता हो, मैं फिर से कहो बता दूं, नहीं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे चार्ट बनाना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चार्ट आपको रटा होना चाहिए, अभी के लिए भी, जो आगे चल के लेना चाहता है 11th में मैथ्स, वो भी उसके लिए तो और मैंडेटरी है, क्योंकि उसके आगे कहानी आपको 11th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जहां पढ़े नहीं तो वहां आ जाएगा। अभी तो आप केवल स्टैंडर्ड एंगल 90 तक पढ़े हैं, वहां पूरा पढ़ना पड़ेगा, 360 डिग्री, उससे प्लस भी चले जाएंगे घूम फिर कर, 570 इस तरह घूमेंगे फिर। हाँ, पाई फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू। चलिए, जैसे मैं चार्ट समझा दे रहा हूं फिर से, मान लीजिए किसी को दिक्कत हो, क्योंकि आप लोग बहुत कह देते ना अंकल बताइए सर, तो चलिए फिर से बता दे, रोना नहीं कोई, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वैलेंटाइन बढ़िया बीता होगा, कल बसंत पंचमी था, वो भी आप लोगों ने मनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। कल ब्लैक डे भी था, हमको वो भी याद रखना है ना। इसी दिन किस कब था, 2019 हाँ 2019 में, 2019 में अटैक हुआ था, वो लोग भी आप लोग जानते होंगे, तो हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, फिर उसी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। चलिए बेटा देख लेते हैं, ये कुछ ऐसा रहेगा। आपको केवल एक लाइन याद करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो आप वहां थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, 1 मिनट में आप वहां बना लीजिए। चलिए, हम स्टैंडर्ड एंगल की बात करेंगे बेटा, तो लेंगे 0 डिग्री पहले लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे, और लेंगे 60 डिग्री और 90, स्टैंडर्ड एंगल। अब हम यहां साइन की बात करेंगे, फिर आपको यह भी लिखना आना चाहिए, मैंने बता दी, इसी पैटर्न में याद करना, साइन कॉस टैन, इसी तरह याद करना, साइन कॉस टैन, और साइन का उल्टा कॉसेक, फिर कॉस का सेक, और टैन का कॉट, इसी उसमें याद भी लिखना भी है, ये भी ध्यान रखिए, इसको भी इसी लाइन पे लिखना, साइन कॉस टैन, 3 ये याद करिए, बाकी उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, केवल एक लाइन आपको याद करनी है। 1 मिनट में आप वहां चार्ट बना लीजिए, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मान लीजिए आप भूल गए, अक्सर इसमें भूल क्या जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन हो जाता कि वैल्यू क्या है, तो आप ये चार्ट बना लीजिए। पहला आपको याद रखना, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, √2/3 होता है, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये यहां से पलट जाएगा, अब 1 यहां लिख दीजिए, यहां √2/3 लिख दीजिए, ये एज इट इज लिखा रहेगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। मैंने कहा था आप लोग घर पे ट्राई भी किया करिए। tan क्या होता है, tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, अच्छा सॉरी, हाँ √3/2 होगा, हाँ सही है, √3/2 होगा। एक मिनट, हाँ ये √3/2 होगा भाई, सही है, 0 1/2 1/√2 √3/2, हाँ 1 सही है। tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होगा, क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। तो हम यहां साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो 0/1 क्या होगा, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, लेकिन अगर नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, इनफाइनाइट आता है।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। ये √2 कट जाएगा, 1 आएगा। यहां 2 कट जाएगा, √3 आएगा। और ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्योंकि किसी नंबर को 0 से डिफाइन करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइन लिखेंगे। चलिए अब तो आसान हो गया, बाकी तो उल्टा ही है, साइन का उल्टा कॉसेक सब उल्टा लिख दिए। 0 का 1/0 नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा 2, क्योंकि 2/1 2 ही लिखेंगे। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा 1, फिर आ जाएगा इसी तरह सेक वाले कॉलम में लिख देना है आपको, इसका उल्टा, ठीक है। 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, और 0 को उल्टा 1/0, फिर नॉट डिफाइन। इसी तरह आप tan वाले का लिख दीजिए, जैसे 0 का उल्टा फिर नॉट डिफाइन, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, इसका 1/√3, और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होगा। यही है ना tan, हाँ। और नॉट डिफाइन का उल्टा 0, क्योंकि नॉट डिफाइन होता है 1/0, और 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे 0 आएगा। ऐसे आप टाइम देकर थोड़ा बना लीजिए, ठीक है। और ज्यादातर ये दो वैल्यू को, अब जैसे अभी आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें सब ज्यादा tan आता है, tan का बहुत इस्तेमाल होता है। रेयरेस्ट आपका साइन ओइन लगेगा, नहीं tan सब ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी यहां तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे तो उसमें तो कुछ भी पूछ सकता है, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। चलिए कह रहा 3 क्यूब है बेटा, ये मैं सामने वाला फेस दिखा रहा हूं, पीछे वाले सबसे मतलब नहीं। क्यूब है, क्यूब क्या होते हैं, ऐसा क्यूब के सभी फेस स्क्वायर शेप के होते हैं। और एच दिया गया है 6 सेंटीमीटर, एच का मतलब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 6 के ही होंगे। एंड टू एंड लगा गया है 3, तो बगल वाले क्यूब का भी यही होगा, बगल में रख दिया, एंड टू एंड रखा गया ना ऐसे। तो अब जब हम 3 या 4 जितने भी क्यूब्स को बगल बगल ऐसे रख देते हैं, ये रखा है, फिर उसके बगल में रखा है, फिर उसके बगल में रखा है, तो क्यूबॉइड बन जाता है। और जब भी क्यूबॉइड इस तरह का बनता है तो उसमें केवल लेंथ में चेंजेस आता है, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 18 सेंटीमीटर, और ब्रेथ तो उतना ही रहेगा 6, हाइट भी उतना ही रहेगा 6। उसका सरफेस एरिया बताना है, खाली सरफेस एरिया लिखा है तो मतलब टोटल, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। बात खत्म, सॉल्व कर दीजिए आंसर। अब इतना तो कर ही सकते हैं आप, लेकिन अगर यही क्यूब ये कह देता एक के ऊपर एक रखा गया, इसके ऊपर रखा गया, ये फिर इसके ऊपर रखा गया, तब इसका हाइट चेंज हो जाता। क्या हो जाता है, इसका हाइट 18 हो जाता बेटा, और ब्रेथ और लेंथ सेम रहता। तब ब्रेथ और लेंथ सेम, क्योंकि हाइट अब बढ़ जाएगी ना, और ब्रेथ और लेंथ सेम रहेगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, एंड टू एंड रखा गया कि ऑन दी टॉप एक के ऊपर एक रखा गया। क्लियर है, ऐसा कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। क्लियर है सभी को, हाँ। ये सरफेस एरिया तो ये भी ध्यान रखिए, हाँ यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, और अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिट का एरिया है कि क्यूब है, वॉल्यूम है, मतलब वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीति एंड अरुण आर बोथ ड्राइविंग टू देयर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज फ्रॉम सेम होम। प्रीति कौन है भाई, कबीर सिंह वाली तो नहीं है, तो यहां होना चाहिए प्रीति एंड कबीर, ठीक है। आर बोथ ड्राइविंग टू देयर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज फ्रॉम द सेम होम। यहां कह रहा है प्रीति और, मतलब शादी हो गई प्रीति एंड कबीर की, इसका मतलब सेम होम से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब एक ही घर में रह रहे हैं। तो प्रीति और कबीर जो है सेम होम से अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। प्रीति ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट, प्रीति किधर ड्राइव करके जा रही, ईस्ट की तरफ। कितने एवरेज स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स स्पीड है उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे तक, मिनट तक चली, 12 मिनट तक चली। फिर वहां से साउथ की ओर टर्न कर गई और इतने स्पीड से 3 मिनट तक चली। चलिए भाई प्रीति पहुंच गई। अब जो अरुण है, जिसको मैंने यहां कबीर बना दिया है, आप अरुण ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइव्स टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ निकला था, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 मिनट तक चला। फिर वहां से नॉर्थ मुड़ गया, कितने स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 मिनट तक चला। एट द रेट ऑफ, ये क्या है,
भाई ये बीच में कुछ और आ गया, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं, किसी और क्वेश्चन का आ गया, ये हटा देते हैं यहां से। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन प्रीतिज ऑफिस, ये है क्वेश्चन आगे। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन प्रीतिज ऑफिस एंड अरुण ऑफिस। प्रीति के ऑफिस और अरुण के ऑफिस के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसकी दूरी आपको बताना है। शो योर स्टेप्स एंड रिप्रेजेंट द गिवन सिनेरियो ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूं, कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना है तो ये लीजिए, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस। ये यहां से हम मानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग ओरिजिन से माना जाता है। कहां से माना जाता है बेटा? ओरिजिन से। तो मैं यहीं से मानता हूं, ओरिजिन ओ से। यहां से ये साइड आपके सामने जब भी कॉपी रखी हो तो आपका राइट साइड ऑलवेज ईस्ट होगा बेटा, और लेफ्ट साइड वेस्ट होगा। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये तो उम्मीद है सभी को पता होगा। तो अब प्रीति की पहले बात कर लेते हैं। प्रीति ड्राइव्स टुवर्ड्स द ईस्ट एंड एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया प्रीति ने, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट तक ट्रेवल किया। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरे पास प्रीति के लिए पहले 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 इंटू, अब टाइम को भी आवर में कन्वर्ट कर लेना। आप यही चीज ध्यान रखिए, कुछ बच्चे तुरंत मल्टीप्लाई करके आ, ये भैया पर आवर में है, ये मिनट में है। तो 12 मिनट में कितने आवर होंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 60 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। ये 0 से 0 कट गया, 3 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, मतलब 6 किलोमीटर। ये आपका आ गया डिस्टेंस प्रीति का। तो प्रीति किधर गई थी भाई? प्रीति ड्राइव्स टुवर्ड ईस्ट की तरफ गई थी। तो मान लेते हैं प्रीति भैया ये चली, ये चली, ये चली, चली, यहां आ गई प्रीति। मान लेते हैं ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये घर है, और यहां पॉइंट पर आ गए, इसको बी मान लेते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। अरे 6 ही है ना, हाँ। फिर यहां से प्रीति की जब भी घुमाया जाए किसी, तो अपने आप को फील किया करिए कि आप ईस्ट में ऐसे से जा रहे हैं। फिर किधर घूमना है? अब कहां गया, कहा गया भाई? टुवर्ड द साउथ। तो साउथ ऐसे घूमेंगे, क्योंकि इधर है ना साउथ, तो इधर घूम जाएगी, ऐसे घूमी। और साउथ की तरफ क्या स्पीड चली? 60 किलोमीटर फॉर 3 मिनट। तो फिर वही हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 इंटू 3 मिनट है, 3/60। ये कट गया, 6 से 6 कट गया, 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये घूमी ऐसे, ये 3 किलोमीटर, ये आ गई। इस पॉइंट को कुछ नाम देना हो दे दीजिए, सी पॉइंट है मान लीजिए। ये प्रीति का ऑफिस है। ये किसका ऑफिस है? प्रीतिज ऑफिस। चलिए, ऑफिस ही गई है ना प्रीति, चलिए सही है भाई। अब अरुण भाई किधर जा रहे हैं? कहां है भाई अरुण? अरुण ड्राइव्स टुवर्ड्स द वेस्ट। अरुण किधर ड्राइव कर रहे हैं? वेस्ट की तरफ, है ना। प्रीति को छोड़ के अरुण किधर जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से वेस्ट इधर आएगा। अब मान लेते हैं क्या है इनकी भाई तामझाम देख लेते हैं। एवरेज स्पीड विथ 30 किलोमीटर आवर फॉर 4 मिनट। तो यहां हो जाएगा 30 और 4 मिनट का 4/60। ये कट गया 3 से 2 टाइम में, 2 से 2 टाइम मतलब 2 किलोमीटर। तो यहां मान लेते हैं, इसको ई मान ले, ओ बी सी, इसको डी मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। फिर देख लेते हैं क्या है बेटा। फिर कह रहा है वो घूमा किसकी तरफ? नॉर्थ। तो नॉर्थ ऊपर है ना, ऊपर की तरफ घूमेगा। कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 45 मिनट। 45 इंटू 4/60। तो ये हो जाएगा, ये 4 से 3 बार में, और 3 3 जा 9, मतलब 3 हो जाएगा। ये 3 है। इस पॉइंट को मान लेते ABCDE मान लेता हूं। अब कह रहा है इन दोनों पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन जोड़ेगा उसको हमें बताना है वो कितना होगा। स्ट्रेट लाइन जो जोड़ रहा है वो हमें बताना है उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई। ये ऐसे देखिए, अब मैंने यहां खुद से ड्रॉ किया, कोई जरूरी थोड़ी ना है कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे हो गए टेढ़ा मेढ़ा। थोड़ा समझिए कि बस हमें मतलब EC की दूरी बतानी। ये तो बहुत आसान है बेटा। अगर मुझे EC की दूरी बतानी है तो प्लस पॉइंट है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं ये वाली दूरी, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे? ध्यान से सुनिए भैया, दोनों को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो दोनों एक ट्रायंगल बनेंगे। इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो दोनों का सम अप कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर।
अरे हो जाएगा कि नहीं? तो ओरिजिन में पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री पर जो भी घूमता है, याद रखना 90 डिग्री पर ही घूमता है। इन दोनों का निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें लगाइए, कितना हो जाएगा इस केस में? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 13 हो जाएगा। और इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, रूट 45, ये हो जाएगा। अब रूट 45 को तो हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, 3 रूट कुछ आएगा, देख लेते हैं। 3 रूट 5 आएगा। तो इन दोनों का अब सम भी नहीं हो पाएगा, रूट पे है, तो रूट में आप चाहिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो कर दीजिए, है ना? नहीं वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कर दीजिए, या मीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो मीटर में कर दीजिए, और आसान अगर हो रहा है तो, है ना? लेकिन आएगा ही ऐसे ही। रूट 13 की वैल्यू आप रूट में ऐसे निकाल सकते हैं ना, डिवीजन मेथड से, है ना? तो ये आप निकालेंगे, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 6, 9 4 13 00, फिर आगे इसी तरह सॉल्व थर्ड, तो 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ भी ये कुछ आएगा। तो ऐसे आप रूट पे निकाल के दोनों को सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डेसिमल के 2 डिजिट तक ले जाया करिए, पर्याप्त है। आ रही बात में हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे, ये जिसको नहीं आ रहा ये वाला कैलकुलेशन आना चाहिए, डिवीजन वाला। समझ में आ रही बात? तो फिर से मैं समझाए दे रहा हूं, फिर से समझते हैं, है ना? अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर दीजिए, हो सकता है आसान, लेकिन मुझे नहीं लगता आएगा यही घूम फिर कर, है ना? यहाँ या तो ये भी सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सही है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दें, चलिए चेक कर लेते हैं, उसमें से चेक करते हैं दिक्कत क्या है। इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट में प्लॉट भी करवाया है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये 2 है, ये कितना है? 2 है, ये 3 है, तो ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है, 3 यही है ना, और ये 2 है, तो ये 2,3 हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा भाई? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, मान लीजिए, थोड़ा बना नहीं मुझसे, नहीं ये स्ट्रेट लाइन है, ये समझिएगा इसे। और इसका कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना है? x है ना, 6, लेकिन ये y के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, सही है, x ही है, 6 है, ये है y 3, यहां से होगा ना ये y एक्सिस 3, 6,3। तो मैं थोड़ा इसको बाहर बना दूं ऐसे, ये, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए निकालते हैं, EC। E मेरे पास है 2,3 और C कितना है मेरे पास? 6,3। हम लगा देंगे, एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो, मैं इसको मान रहा हूं x1 y1, इसको मान रहा हूं x2 y2। तो अंडर रूट EC का इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, बात खत्म यही। और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर 16, है ना? तो ये 4 आ जाएगा, सही तो है, ये यहां से निकल आ जाएगा, क्लियर। और 4 यूनिट लगा दीजिए, किलोमीटर था ना सब तामझाम, हाँ तो किलोमीटर आ जाएगा ये EC। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दीजिए, इसीलिए वो बोला भी था लास्ट में, बोला है ना कोऑर्डिनेट प्लेन में, हाँ ये इसलिए आज इस तरह आ जाएगा। क्लियर है सभी को? फिर से मैं समझा दे रहा हूं, समझना है। हम ओरिजिन में मानेंगे जब भी बात करेगा कोऑर्डिनेट की, ये घर है उनका, घर से वो किधर मूव की? ईस्ट की तरफ। जो स्पीड था मैं उसमें से डिस्टेंस निकाल लेना है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, बस ये ध्यान रखना है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में है, तो मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया 60 से डिवाइड करके, और एक साथ करिए, अलग अलग नहीं करते हो, उसी में वैल्यू पुट कर दिया 60, कट भी जाएगा। फिर ये निकल आया, फिर उधर से वो किधर घूमी? साउथ की तरफ, जितने स्पीड से गई वो निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए वहीं प्लॉट कर दीजिए। फिर अरुण निकला घर से किधर? वेस्ट की तरफ, स्पीड से उसका भी डिस्टेंस निकाल लीजिए। फिर घूमा नॉर्थ की तरफ, ये हमें इन्हीं दोनों के बीच की दूरी बताना है, तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, यहां से लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये तो 2 x एक्सिस की वैल्यू है, और ये यहां से 3, ये हाइट 3 है तो ये y हो गया, यहाँ ये हाइट कितना है? 3 है तो ये y हो गया, और ये 6x तो ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए धन्यवाद, यहीं तक बेटा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। फिर हम कल मिलेंगे इसी तरह साइंस के। अब मैं लगातार प्रैक्टिस सेट ही लगवाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कहाँ किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप उसी हिसाब से बताइए, काम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रही बात?
चलिए इसको आप बाद में देखिए, बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। पसंद आए अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच बेटा मेरे साथ जुड़ने के लिए। डेली मिलेंगे 3 बजे। थैंक यू।